क्वेश्चन इज गिवन फिगर shows cross section of two long straight wire. The left hand wire, मतलब ये जो फर्स्ट वायर है मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और ये सेकंड है. The left hand wire carries a current is directly out of the phase. तो out of the phase को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करंट बाहर की तरफ आ रहा है. The net magnetic field due to two current is zero at point P. तो यहाँ पर दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. Then which of the following is correct? इनमें से करंट के बारे में आपको जानकारी देनी है. पहले तो मैं आपको बता देता हूँ राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर. राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करें तो अगर आपका थंब अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी. और अगर कोई स्ट्रेट वायर अगर ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरह से रहेंगी. अब अगर मैं फर्स्ट वाले वायर को देखूं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में होगी. तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए करंट तो बाहर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ रहेगी. यानी कि अगर इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर देखूं तो मैं वो रहेगी अपवर्ड. अब इसकी अगर अपवर्ड है तो दूसरे वाले वायर की अपवर्ड नहीं होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए डाउनवर्ड. तो उसके लिए जो करंट होना चाहिए I2 में वो अपवर्ड ना होकर के वो होना चाहिए डाउनवर्ड. मैं दोबारा बताता हूँ. देखो फर्स्ट वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने देखा कि वो मतलब इस तरफ जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे सर्कुलर होगी. और पी पॉइंट पर एग्जैक्टली हम देंगे तो वो अपवर्ड रहेगी. अगर सेकंड वाले वायर की वजह से हमें ये देखना है कि करंट कहाँ होना चाहिए, क्योंकि पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये तो होगी 1 की, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले वायर के नीचे की तरफ होनी चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे होनी चाहिए, इसका मतलब करंट कहाँ होगा. तो अगेन कर्ल्ड फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड. तो आप अपनी कर्ल्ड फिंगर को इस तरह से ले जाओ कि वो नीचे की तरफ आए. तो आपका जो थंब आएगा सेकंड वाले वायर की वजह से जो थंब होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, मतलब इनटू द स्क्रीन रहेगा, डाउनवर्ड. तो एक बात तो क्लियर है कि सेकंड वाले वायर में जो करंट होगा वो इनटू द प्लेन होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत. अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R. तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करती है और इनवर्सली करती है डिस्टेंस पर. अब ये वाला वायर इस पी पॉइंट के ज्यादा करीब है, ज्यादा पास है, तो जाहिर सी बात है कि आर की, अगर हम आर के हिसाब देखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई यहाँ पर. ठीक है, I2 की वजह से जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है सेकंड वाले वायर में, उसकी वजह से क्योंकि सेपरेशन कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी. तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें इसमें करंट जो होगा वो कम फ्लो करवाना पड़ेगा. इसका मतलब I2 की वैल्यू I1 से कम होनी चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो पाएगी. तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3 कि I2 की वैल्यू कम रहनी चाहिए I1 से. रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले वायर की जो सेपरेशन है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला वायर. तो सेपरेशन ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन की वजह से कम हो जाएगी. अब ये वाला वायर ज्यादा पास रखा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, क्योंकि पास रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी. तो उस मैग्नेटिक फील्ड को बराबर करने के लिए हमें इसमें कम करंट फ्लो करवाना पड़ेगा. इसलिए I2 की वैल्यू I1 से कम होनी चाहिए, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो मिल पाएगी.